फिर से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ये तो मैंने सुना था कि वे नर्मदांचल के शिवाजी कहलाते थे, क्योंकि यहाँ की घाटियों के बारे में उनको जितना अध्ययन था तो वो मार के उन घाटियों में छुप जाते थे और अंग्रेज उनको ढूंढते ही रहते थे। पर इतनी वीरता के साथ उन्होंने अंग्रेज़ों का सामना किया और अंग्रेज़ों ने थक हार गए तो मद्रास रेजिमेंट को बुलाकर यहाँ पर 10,000 सैनिक पूरे क्षेत्र को घेर कर उनको पकड़ के ले गए, उनको फांसी दी गई। आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो 1,500 की सेना में बनाकर और अंग्रेज़ों से लड़ता रहा, उनको परास्त करता रहा, उनकी बड़ी बड़ी सेना को हराता रहा, उनके लिए 10,000 सैनिकों का एक दल मद्रास से बुलाकर, मद्रास रेजिमेंट बुलाकर, कितना आतंक होगा अंग्रेज़ों के दिमाग में उनके प्रति। और इसीलिए आज मंत्रिमंडल ने निर्णय भी लिया कि इस अभ्यारण्य का नाम जो यहाँ पर है राजा भगवत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य पचमढ़ी नाम रखेंगे हम इसका। अभी तक पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य था, अब इसकी जगह राजा भगवत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य पचमढ़ी करने का निर्णय लिया उनके सम्मान में। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के पहले, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मालवा की महारानी लोकमाता अहिल्याबाई की 30वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर 31 तारीख को समापन के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में विराट महिला सशक्तिकरण सम्मेलन किया था। उसमें लगभग 2 लाख से ज़्यादा महिलाएं सम्मिलित हुई थी। उसके साथ ही उन्होंने तोहफे भी दिए। एक दमोह में एयरपोर्ट दिया प्रधानमंत्री जी ने और एक सतना में दिया, दतिया और सतना दोनों में उन्होंने दिया। तो हम सब प्रधानमंत्री जी को के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और साथ ही इंदौर में मेट्रो की शुरुआत की। मैं इंदौर का बाशिंदा हूँ। हमने तांगे में यात्रा की, फिर टेम्पो पे आए, फिर नगर सेवा में आए, फिर बस में आए, BRTS में आए और इंदौर के लोग मेट्रो में यात्रा करेंगे। और ये हम सबका सौभाग्य है कि ये विकसित भारत का सपना जो प्रधानमंत्री जी ने देखा है, हमने भी विकसित इंदौर का सपना देखा था, तो हमारी आंखों के सामने हम साकार होते हुए देख रहे हैं। और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री, केंद्र की सरकार और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, डबल इंजन की सरकार के कारण ही संभव हो सका। इसके साथ ही हम मेट्रो को इंदौर से उज्जैन तक भी ले जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि 2028 के सिंहस्थ के पहले हम मेट्रो इंदौर और उज्जैन के बीच चला रहे। उसके लिए बहुत द्रुत गति से काम चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में मध्य प्रदेश सरकार के कार्यों की सराहना की, विशेषकर महिला सशक्तिकरण में जो मध्य प्रदेश की सरकार ने काम किए हैं उसकी उन्होंने सराहना भी की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि डबल इंजन की सरकार क्या होती है, अब ये प्रदेश की जनता भी समझ रही है और देश की जनता भी समझ रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल गंगा संवर्धन अभियान 30 अप्रैल तक के लिए घोषणा की थी। अब 30 जून तक के लिए, 30 अप्रैल से 30 जून तक। इसमें पूरे देश के अंदर खंडवा जिले ने कीर्तिमान रचा है सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ के संरक्षण के लिए और नई वाटर बॉडीज़, नई जल संरचनाओं के निर्माण में खंडवा जिले ने एक रिकॉर्ड बनाया है। मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर आया और मध्य प्रदेश में खंडवा जिला प्रथम स्थान पर आया है। अभी आप जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी जब से शपथ ली उसके बाद से ही कैसे मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आए, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, हर संभाग में उन्होंने बिजनेस संबित किए हैं।
ये सब आपने देखा है। नर्मदापुरम को भी केंद्र बनाया था। नर्मदापुरम में भी यहाँ एक बड़ी समिट की थी, उसमें भी काफ़ी एमओयू हुए। एक नया इंडस्ट्रियल क्षेत्र बनने जा रहा है। उसी प्रकार 5 जून को उज्जैन में वेलनेस समिट हो रही है और इस वेलनेस समिट के माध्यम से आयुष मंत्रालय इसको आयोजित करेगा। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ 5 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय अब हो गए हैं। पहले एक ही महाविद्यालय था इंदौर में और अब 5 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय हुए। आयुष विभाग को हमने सशक्त किया है और योगा, यूनानी मेडिसिन, होम्योपैथी, आयुर्वेद, इस सब की तरफ से चिकित्सा पद्धति को हमने सम्मान देते हुए जो लाइलाज बीमारी है वो किस प्रकार हमारी पुरानी पद्धति से दूर हो सके, इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी चल रहा। और साथ ही जो 5 जून को होने वाली इस वेलनेस समिट में हमारे यहाँ बड़े बड़े संत भाग लेने वाले हैं। हमें विश्वास है कि आयुष विशेषज्ञ, नीति निर्माता और वेलनेस टूरिज़्म भी एक तरीके से आजकल बहुत चलने लगा है। लोग वहाँ आते हैं, रुकते हैं, तो वेलनेस टूरिज़्म ऑपरेटर यहाँ आने वाले हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निवेशन भाग लेने वाले हैं। अभी आज तो हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई है, पर हम 14, 15, 16 को फिर से आ रहे हैं सांसद और विधायक के प्रशिक्षण वर्ग में। 14 तारीख को संभवतः देश के गृह मंत्री जी इस प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन यह चलेगा, तीसरे दिन समापन होगा। हमारा कुल जो ऐसा नहीं कोई पहली बार हो रहा है, ये हमारे संगठन की रचना में प्रशिक्षण बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो कोई नया विषय नहीं, आप लोगों को कौतूहल होगा कि प्रशिक्षण हो रहा है, क्या होगा, कुछ नहीं। हमारे विचार, कार्य पद्धति, लोक व्यवहार, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, मीडिया पे हमारा किस प्रकार, सोशल मीडिया, फिर योग प्रतिदिन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, इस संदर्भ में विधायक सांसदों से चर्चा करेंगे गृह मंत्री जी। और मीडिया प्रबंधन, सोशल मीडिया प्रबंधन विशेष रूप से उस पर माननीय सांसद और विधायकों से चर्चा करेंगे। तीसरे दिन इसमें ये भी विषय आ सकता है कि आपके निर्वाचन क्षेत्र में चुनौतियाँ क्या क्या है, आपके निर्वाचन क्षेत्र में विकास की क्या क्या संभावना है, आपके निर्वाचन क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट की क्या क्या संभावना है, बातों पर चर्चा होगी। और यहाँ पर लोक माता अहिल्याबाई के जीवन पर एक नाटिका का भी मंचन किया जाएगा, जिसमें आप सब भी आमंत्रित हैं, क्योंकि वह नाटिका बहुत ही अच्छे तरीके से उसको मंचित किया गया है महाराष्ट्र के कलाकारों ने। तो आप सबको भी मैं निमंत्रण देता हूँ। महाजून में एक जनजाति आधारित सम्मेलन भी हम लोग कर रहे हैं। 7 जून को बेगा समाज का सम्मेलन हमारा बजाग डिंडोरी जिले में होगा। 9 जून को बिरसा मुंडा, जो कि रावीनूट ऑफ भील संप्रदाय बोलते हैं उसको, भीलों और भिलालों का रावीनहुड है वो, ऐसे बिरसा मुंडा का जन्म दिवस पर कोल सम्मेलन व्यवहारी शहडोल में होगा। 18 जून को सहारिया जाति के जो हमारे आदिवासी हैं उनका सम्मेलन कोलारस और शिवपुरी में होगा। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि राजा भगवत सिंह कोरकू जाति से आते हैं और उनके सम्मान में भी कोरकू जाति के लोगों के साथ सम्मेलन करेंगे। 9 जून से 21 जून तक प्रधानमंत्री के 11 वर्ष पूरे होने पर पूरे ही देश में कार्यक्रम होंगे। 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में किस प्रकार प्रगति हुई है देश की। आप सभी जानते हैं कि हम देश दुनिया के नक्शे में, आर्थिक नक्शे में भारत 16वें नंबर पर आया, फिर 11वें नंबर पे आया, आज 4थे नंबर पे है हमारी इकोनॉमी
जल्दी ही तीसरे नंबर की विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी होंगे। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि हमारी सेना विश्व की तीसरे नंबर की बड़ी सेना है, और वो सेना है जो दूसरे के घर में जाकर मार के आने का साहस रखती है। ये भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की बहुत बड़ी उपलब्धता है। माननीय अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। हम इस जन्म शताब्दी के अवसर को भी बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। इस प्रधानमंत्री जी के 11वें वर्ष के साथ साथ हम अटल जी के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे और उनके द्वारा किए गए कार्यों का ग्रामीण क्षेत्र में जाकर भी उल्लेख करेंगे। आज एक बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय हुआ है। राजस्व में हमेशा राजस्व कमिश्नर अलग होते थे और लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर अलग होते थे। आज हमने कैबिनेट में निर्णय लिया है कि राजस्व कमिश्नर और लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर दोनों को संयुक्त करें। और आप जानते हैं कि अब आईटी का प्रवेश हो गया है प्रशासन में भी, और लोगों को सीधी सुविधा मिले, पारदर्शी सुविधा मिले, जल्दी सुविधा मिले, इसके लिए आईटी का प्रवेश राजस्व विभाग में शीघ्र हो। और इसीलिए पिछले दिनों जिस प्रकार हमारे यहाँ इस क्षेत्र के अंदर प्रदेश में कंप्यूटराइजेशन हुआ है, उसकी भूरी प्रशंसा केंद्र ने भी की है, और अब इसको और ज़्यादा तीव्र गति से अच्छा काम करने के लिए साधारणतः होता यह है व्यवहारिक रूप से जो तहसीलदार होते हैं, उनका तहसीलदार न्यायालय भी चलता है, और राजस्व के प्रकरण को सुनते हैं, साथ में लॉ एंड ऑर्डर का भी काम देखते हैं। अब तहसीलदार को 2 श्रेणी में बांटेंगे कि जो राजस्व के न्यायालय देखते हैं वो सिर्फ न्यायालय देखेंगे, और लॉ एंड ऑर्डर करने वाले वो लॉ एंड ऑर्डर को ही संभालेंगे। जब इन दोनों कमिश्नरों को हम एकीकृत कर रहे हैं, तो जो एक कमिश्नर होगा उसका नाम होगा कमिश्नर लैंड रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट। यह एक पद हो रहा है 2 पद की जगह, लैंड रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि इस विभाग में लगभग हम 500 पदों का विलोपित कर रहे हैं और 1200 नए पद का सृजन कर रहे हैं। 1200 नए पद ऐसे, जो मैंने पहले ही कहा कि आईटी आज की तारीख में एक महत्वपूर्ण पारदर्शी प्रशासन चलाने का एक तरीका है। तो हम आईटी के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यहाँ पर उनके पद सृजन कर रहे हैं, और उनको कैसे राजस्व विभाग में फास्ट काम हो, किसानों को असुविधा नहीं हो, और उनको घर बैठे नामांतरण सीमांकन मिल सके। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने 2 बार अभियान चलाया और लाखों की संख्या में नामांतरण, भूभाटन और इसके जो किसानों की समस्या उसके निराकरण की कोशिश की है। फिर भी डे टू डे में किसानों की शिकायत आती, तो हम उसको और पारदर्शी बनाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि किसान बस आवेदन करे, उसको किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं, और उसका सीमांकन हो जाए, भूभाटन हो जाए, जो भी राजस्व संबंधी समस्या का उसका निराकरण हो जाए। इसलिए यह एक बिल हम आज लाए हैं और बड़ा महत्वपूर्ण बिल है। इसमें बहुत सारे बिंदु हैं। इसकी डिटेल हम आपके जब हम अभी एक परिपत्र जारी करेंगे, हमारा प्रेस नोट आएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। देश का पहला राज्य ये शायद इस प्रकार का परिवर्तन करने वाला, इस प्रकार की तेज गति से राजस्व विभाग को चलाने वाला, ये देश का प्रथम राज्य होगा मध्य प्रदेश। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में श्रम विभाग में बहुत सारे संशोधन पहले भी किए हैं,
पहले जब मैं आईटी मिनिस्टर था तो हम लोगों ने जब आईटी कंपनियां हम लाए तो एक बड़ी समस्या थी कि महिलाएं, जो हमारा पहले लेबर लॉ था उसके अंदर महिलाओं को रात में काम करने के लिए अनुमति नहीं थी। हमारे प्रदेश के अंदर लेबर लॉ ऐसा बना था, हमने उसे परिवर्तन किया कि सुरक्षित तरीके से जहाँ पर महिलाएं काम कर सकती हों वो रात में भी जा सकती हैं, और इसलिए लेबर लॉ में हमने उस वक्त भी चेंज किया था। अभी फिर हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि अनेक बार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो काम करने वाले मजदूर हैं उनका फैक्ट्री में शोषण होता है, उनका शोषण नहीं हो, इसलिए हमने कुछ ठेका श्रम विनियम उत्पादन अधिनियम 2070 में 20 ठेका श्रमिक सीमा को 50 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित किया है। ऐसे ही कारखाना अधिनियम 48 में 10 श्रमिक के स्थान पर 20 श्रमिक, और वो भी बिना हाथ से काम करने वाले, जो कि एक तो मशीन पे काम करते हैं और कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जहाँ पर हाथ से काम किया जाता है, तो उनको भी 20 श्रमिक के स्थान पर 40 श्रमिक की संख्या बढ़ाई गई है। ऐसे बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए जिससे कि औद्योगिकरण में श्रमिकों की समस्या का निराकरण हो सके, और इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि श्रमिकों का अहित नहीं हो, उनके अधिकारों का संरक्षण करते हुए हमने लेबर एक्ट में संशोधन किया है। मध्य प्रदेश में आप अभी आपकी जानकारी होगी ही कि माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ खेती ही नहीं, खेती में भी उद्योग, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि खेती फ़ायदे का बिजनेस बने और किसानों की आय डबल हो। तो कैसे हम गांव में उद्योग बना सकें और वैल्यू एडिशन का काम कर सकें, उत्पादन का, इस दिशा में हमने पहले भी कदम उठाए, अभी और कदम उठा रहे हैं। आज इस दिशा में हमने एग्रीटेक इनोवेशन हब फॉर एग्रीकल्चर की स्थापना के संबंध में कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें राज्य शासन की ओर से एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निगम की सहभागीदारी से हमने एक इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत शासन सरकार को प्रस्ताव की प्रशासकीय स्वीकृति के अनुक्रम में इंदौर IIT में एक एग्रीटेक हब, इनोवेशन हब फॉर एग्रीकल्चर ऐसा बनाने का निर्णय लिया है। इसमें IIT भी हमारी टेक्निकल पार्टनर है। कैसे किस प्रकार अच्छे बीज हो, अच्छी खेती हो, पर एकड़ उत्पादन बढ़े, इस दिशा में यहाँ पे रिसर्च मार्गदर्शन सबका काम होगा, और कुल मिलाकर खेती लाभ का धंधा बढ़े। इसकी खास विशेषताएं जो मैं बताना चाहूँगा, कृषि में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, जिसमें निजी क्लाउड होस्टिंग वाला तकनीकी केंद्र हो, Tier 2 संस्थानों के सहयोग से 46 एग्रीमेंट कार्यक्रमों के समर्थन का क्रियान्वयन, 40 आविष्कारों का खुलासा व 25 पैटेंट दाखिल करना, औद्योगिक तत्परता बढ़ाने के लिए स्टार्टअप को प्रौद्योगिक हस्ताक्षर और लाइसेंसिंग सहायता प्रदान करना। इसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि जो कृषि क्षेत्र के नौजवान हैं वो स्टार्टअप कैसे अपना चालू कर सकें, तो इस दिशा में ये मार्गदर्शन देने का भी काम करेंगे। प्रतिष्ठित पत्रिका और सम्मेलन में न्यूनतम 50 प्रकाशन प्रस्तुत करना, जिससे कि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। 8 स्टार्टअप के इंक्यूबेशन के सहायता तथा 10 प्रौद्योगिक हस्तांतरण और लाइसेंसिंग समझौते को सुगम बनाना, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम तथा अन्य अत्याधुनिक तकनीकों तथा उन्नत बुनियादी ढांचे से लैस प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना होगी। इससे कृषि क्षेत्र में काफ़ी किसानों को मदद मिलेगी, और जो स्थापित किसान हैं
मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो किसान परंपरागत तरीके से खेती करते हैं उनकी खेती बदलने में बहुत परेशानी आती है। पर नई पीढ़ी के जो नौजवान हैं वो अगर तकनीकी चीज़ को समझकर, क्योंकि जैसे क्रॉप चेंज हम यदि किसानों के बीच में जाते थे तो हमें बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। पर हम जब नए नौजवानों को बताते थे, शायद आप लोगों में से कई लोगों को मालूम होगा कि नागपुर में संतरे मिलते हैं, पर ज़्यादातर संतरे वे शाहजहाँपुर आगरा में। ये मैं जब मेरे पास उद्यानिकी विभाग था तब मैंने एक आग्रह करके लोगों से कहा था कि अब 10 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ में संतरे लगाओ। संतरे में उनको बहुत फ़ायदा मिला। 1 किसान, 2 किसान, 3 किसान, आज पूरे क्षेत्र में संतरा ही संतरा हो गया। उसी प्रकार रतलाम में हम लोगों ने अंगूर को प्रमोट किया था और नए किसान थे, एक में नाम मांगीलाल पाटीदार है, बिल्कुल नया किसान है। उन्हें कृषि के स्नातक की पढ़ाई भी की थी। मैंने उसको समझाया, उसने अंगूर लगाना चालू किए, पूरे गांव में अंगूर लग गए। रतलाम के अंगूर आज महाराष्ट्र के अंगूर के नाम से बिक रहे हैं। फिर मैंने ही उसको सुझाव दिया कि तुम इसकी वाइन भी बनाओ। पहला मध्य प्रदेश पहला राज्य जिसने किसान को वाइन बनाने की लाइसेंस दिया। उसकी वाइन आज भी चलती है। ये बात सही है कि मार्केट में उतना शेयर नहीं है उसका, पर अंगूर की शराब बनाने के लिए हमने किसानों को उस समय, कुल मिलाकर किसान उन्नत किसान बने, नई तकनीकी के माध्यम से पेशिश करें और कृषि करें। और क्रॉप चेंज, अभी आपको मालूम ही होगा कि केंद्र सरकार ने भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। हर ज़िले के अंदर 4-4 कृषि वैज्ञानिक भेजे हैं। वे पूरे ज़िले की सॉइल टेस्ट करेंगे, क्लाइमेट चेंज का उस ज़िले में क्या प्रभाव पड़ रहा है और कौन सी खेती उनको करना चाहिए। इस दिशा में वे 15-15 दिन रहकर उस पूरे ज़िले के अध्ययन करने के बाद एक रिपोर्ट मध्य प्रदेश शासन और राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे। किसान कल्याण तक कृषि विभाग कंपोजिट लॉजिस्टिक एवं पावर खेड़ा के हस्ताक्षर के संबंध में ये एक नर्मदापुरम को बहुत बड़ा तोहफा आज कैबिनेट ने दिया है। यहाँ पर एक केसर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए मंडी बोर्ड और इनके बीच में MOU हुआ था और वह MOU की जो शर्तें थी उसके अनुसार वो उतना निर्माण नहीं कर पाए। हमने एक DP वर्ल्ड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि विश्व की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है, उन्होंने हमें एक प्रस्ताव भेजा। उस प्रस्ताव के माध्यम से ये अधूरा पड़ा हुआ जो लॉजिस्टिक पार्क है इसको बनाने की जवाबदारी हमने उनको दी है और यह अतिशीघ्र 2 साल के अंदर एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे। साथ ही यहाँ पर किसानों को बहुत इसका लाभ होगा और ये एक तरीके में से मानिए आपकी कि इस कैबिनेट जो इस ज़िले में हुई है उस कैबिनेट का तोहफा नर्मदापुरम को है कि कृषि क्षेत्र में एक इतना बड़ा लॉजिस्टिक हब जो बन रहा है वह सिर्फ इस ज़िले को ही नहीं आसपास के ज़िलों को भी लाभ पहुंचाएगा। आज मंत्रिमंडल ने इसको अनुमोदित कर दिया है। इतना ही आज कैबिनेट में निर्णय हुआ। आप अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अभी कैबिनेट में इस संबंध में कोई विचार नहीं हुआ। मैंने बताया ना कि कैबिनेट, आज मैं कैबिनेट की ब्रीफिंग कर दे रहा हूँ आपको। कैबिनेट में इस संबंध में कोई विचार नहीं हुआ।